हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट को 20 मिनट में कंप्लीट होगा। क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है सर शुरू कहाँ होगा और अंत कहाँ होगा। तो इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में मैं एक एक कंसेप्ट को बताऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं निराश नहीं करूंगा। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। देखा जाए तो निर्देशांक ज्योमेट्री की जो शुरुआत अगर आप बोलेंगे तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस से ही होगा, जिसको आप बोल सकते हैं निर्देशांक अक्ष। अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको प्लस एक्स अक्ष मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस एक्स अक्ष मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है, जैसे 1 0 2 0 3 0। इसका मतलब क्या वो समझते हैं। 1 0 अगर नंबरिंग है मतलब आप x के तरफ 1 चलेंगे और y में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाले हैं। उसी तरीके से अगर 2 0 लिखा हुआ है मतलब 2 और 0 3 0 है ना। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन है तो लंबवत में जाते हैं y एक्सिस में, तो y में तो ट्रेवल करेंगे 1 यूनिट, लेकिन x के तरफ लेफ्ट राइट आप नहीं होंगे, लेफ्ट राइट नहीं होंगे, तो इसलिए लिखा है 0 1। और ऊपर जाएंगे तो 0 2 और ऊपर जाएंगे तो 0 3। लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं, लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो -1 0, मतलब लेफ्ट साइड में माइनस होता है तो 1 यूनिट इधर गए लेकिन y में कुछ भी ट्रेवल नहीं करे। इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। अब बात रहा गुरुजी कि लोकेशन कैसे देखेंगे, तो देखिए लोकेशन के लिए ही इसमें वो जो चैप्टर का जो नाम है वो कोऑर्डिनेट है। लोकेशन और कोऑर्डिनेट कहने का मतलब निर्देशांक आपको देखना है, निर्देशांक देखना है। तो किसी भी पॉइंट का निर्देशांक अगर देखना है, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक देखना है, एग्जांपल के लिए अगर हम किसी पॉइंट P74 का निर्देशांक देख रहे हैं तो क्या करेंगे पता है, हम बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलेंगे 7, और गुरुजी ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 7 इधर चले हैं आप, 4 ऊपर गए, यानी कि इधर से जाकर 7 ऊपर की ओर 4 चलेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 7 4। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं। ये 7 4 देखने का मतलब क्या है कि सर pxy है, pxy है ना, यानी x की वैल्यू 7 है सर, y की वैल्यू 4 है। जो 7 जो वैल्यू आया x का, इसी को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा है ना, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, सॉरी वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसका हिंदी में अगर बताऊं, हिंदी में बताऊं तो इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं भुज, और ये क्या हो गया आपका कोटि हो गया, ये क्या हो गया आपका कोटि। एग्जामिनर कभी कभी पूछ देगा कि बिंदु 7 4 में अब्सिसा क्या है, मतलब भुज क्या है, तो भुज हो गया आपका 7, भुज हो गया कितना 7, और कोटि हो गया 4, कोटि कितना हो गया 4 हो गया। बोलेंगे जी सर, तो भुज और कोटि, एक्स वाले को भुज बोलेंगे और वाई वाले को कोटि बोलेंगे। और भी कुछ बात है जो आपको बताना बहुत जरूरी है, जैसे अगर हम जीरो, यहाँ पे जीरो देख रहे थे जहां पे 2 परपेंडिकुलर लाइन कट कर रहा था, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, और यहाँ का भुज और कोटि होगा जो 0 0 होगा। अब बोलेंगे जी सर, एक्स को एब्सिसा बोला गया, भुज ऑर्डिनेट मतलब कोटि। अब बोलेंगे जी सर, और भी कुछ चीजें आपको बताना चाहेंगे। देखिए एग्जाम में बहुत सारी चीजों पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्भर करता है ना। एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि किसी भी लाइन का समीकरण, अगर एक्स एक्सिस का अगर आपसे समीकरण पूछे, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष पे, तो एक्स के तरफ जा रहे हैं, एक्स की तरफ निगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, यानी कि वाई में आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां का जो समीकरण होगा y = 0 होगा। उसी तरीके से एक्स अक्ष का समीकरण, मतलब एक्स के तरफ जाएंगे, सॉरी ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको लिखना है वाई एक्सिस का समीकरण लिखना है तो वहां पे x = 0 हो जाएगा। मतलब अगर एक्स अक्ष का समीकरण लिखना है तो y = 0, अगर y अक्ष का समीकरण लिखना है वाई एक्सिस का तो x = 0। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में बड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए अब ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे हमने pxy किसी पॉइंट को 7 4 लिखा था पिछली बार, उसी चीज को अलग तरीके से लिखने का तरीका क्या है, जो अभी हम लोग एक्स वाई वाला जो लिख रहे थे उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। हालांकि इस नाम से उतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई सीधे सीधे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ध्रुवीय निरूपण करना। ध्रुवीय निरूपण क्या होता है कि cos थीटा और sin थीटा का फॉर्म में आ गया। जैसे कि अगर कोई पी भी पॉइंट एक्स और वाई लिखा गया, इसका मतलब कि एक्स के तरफ x दूरी चले हैं और y के तरफ y दूरी चला है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है एक्स वाई। इसको ध्रुवीय निरूपण करने के लिए आप साइन थीटा और कॉस थीटा का सहारा ले सकते हैं। बोले कैसे सर,
हम बोलेंगे सर साइन थीटा जो है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, इसमें आप देखेंगे ये थीटा के सामने जो लंब है आपकी y है, कर्ण r है। अब बोलेंगे सर ई आर कैसे आएगा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और r बराबर आपने पढ़ा होगा है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आप साइन थीटा का वैल्यू y बटा आर लिखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण एक्स वाई आर, तो यहां पर जो लिखने का जो तरीका वो समझिएगा। ये जो आर वैल्यू जो निकाले थे इनटू कॉस थीटा, आप बोले सर कॉस थीटा कैसे हो गया, तो हम बोलेंगे सर देखिए साइन थीटा के वैल्यू y बटा आर लिखे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा। अच्छा यहां से क्या हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर और कॉस थीटा। और इसी चीज को कार्टेशियन वालों को पोलर में अगर लिखना हो तो x के जगह r cos थीटा लिख देंगे, y के जगह r sin थीटा लिख देंगे। तो बिल्कुल बेसिक बात है ना। आगे चलते हैं जो एग्जाम में बड़ा ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जैसे ज्योमेट्री में होता है यहां पर भी होता है कि अगर कोई रेखा है और उसका दो बिंदु एंड पर दे दिया गया है ना, x1 y1 और x2 y2, अलग अलग पॉइंट है तो अलग अलग नाम है। तो अगर मध्य बिंदु अगर C का निकालो जो बिल्कुल यहां से उतना ही दूरी पे होगा जितना यहां से यहां पे दूरी पे होगा, तो सीधे इसमें जो निर्देशांक होगा x और y का वो सीधे x वाले का जोड़ यानी कि x1 प्लस x2 y2 और y वाला का जोड़ y1 प्लस y2 y2। तो ये बड़ा आसान है ना। चलिए अगला जो है हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिया गया है और इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा गया है ना, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस लेना और डिफरेंस का स्क्वायर करना। फिर से मैं बताता हूं, हमने इस चित्र को यूज कर लिया था आने वाले कंसेप्ट के लिए। देखिए अगर ये रेखा है x1 y1 और ये पॉइंट जो है आपका क्या है x2 y2, तो इसमें आप देखेंगे कि x में एक x1 x2 है, इन दोनों का अंतर का स्क्वायर, y2 y का डिफरेंस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले बाद में कोई भी लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जोड़कर इनका रूट दे देना है। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है। हालांकि इसको प्रूफ किया जा सकता है लेकिन प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट्स पूरे बता रहा हूं 20 मिनट के अंदर सारा कंसेप्ट है ना। तो ये आपको ध्यान देना, ये हमारा इंटरनल डिवीजन था, उसी फॉर्मेट को हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि अगर दो पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, तो अंदर में अगर कोई भी बिंदु P है, जैसे हमने पिछला पढ़ा मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु नहीं है, कहीं पे भी बिंदु है तो ये कोई रेशियो में विभाजित करेगा ना, हम बोलेंगे जी सर ये m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है। तो डायरेक्टली याद कैसे करना है ना, क्योंकि इसका भी निर्देशांक होने वाला है x और y का, हम बोलेंगे जी सर। तो याद करने का तरीका m1 से गुना करेंगे इधर और m2 से गुना करेंगे इधर। अगर x निकालना है तो केवल x के बारे में सोचना है, m1 इंटू x2 प्लस है ना m2 इंटू x1, m2 इंटू क्या x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरीके से सेम चीज m1 इंटू y2 y वाला में और m2 इंटू y1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेम चीज है ना, ये इंटरनल डिवीजन है। आगे एक्सटर्नल डिवीजन भी है जिसको बाह्य विभाजन बोलते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है कि अगर a और b अगर दो पॉइंट दिया गया और बाहर में कोई बिंदु p है और बाहर में m1 है और ये क्या है m2, यानी कि p बिंदु बाहर से आपको कट कर रहा है इस रेखा को, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। सेम फॉर्मूला दोनों जगह, लेकिन जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा। m1 गुना होगा इधर से, m2 गुना होगा इधर से है ना। m1 का गुना होगा कहां से, m1 का गुना होगा यहां से, m2 का गुना होगा इसमें। तो चीजें सेम है, केवल निगेटिव लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए ये चीजें जो है ना, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, इतना जरूरी नहीं है ना। हाँ, पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एसएससी में भी आया, रेलवे में भी आया, ध्यान देना आपको। पॉइंट फॉर्म होता क्या वो समझते हैं। अगर कोई रेखा है तो रेखा पे अगर दो बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है, एक x1 y1 और दूसरा दे दिया x2 y2 है ना, और हम अपने मन से इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट मान लेते हैं कि इस पे कहीं p एक्स वाई आपका इस पे लाई कर रहा, मतलब इस पे स्थित है, अपने मन से ये माने। तो इसका समीकरण लिखने का जो तरीका है, हम बोलेंगे सर ये एक लाइन का सर स्लोप जो है, एक लाइन का जो आप हिंदी में प्रवणता बोलते हैं उसको है ना, ढाल बोलते हैं, तो स्लोप या ढाल है दोनों बराबर होगा। स्लोप निकालने के लिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बताता हूं। किसी भी रेखा का स्लोप अगर निकालना, जैसे ये दिया है x1 y1 है ना, और x2 y2 दिया है, स्लोप दिया है ना,
तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना, ढलान निकालना, तो ढलान को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और tan थीटा होता है y2 माइनस y1 वटा x2 माइनस x1। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, है ना, कि y निर्देशांक का अंतर बटे x निर्देशांक का अंतर। अगर इस लाइन के बारे में अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो तरीका क्या होगा, हम बोलेंगे सर ये रेखा है तो हर एक पॉइंट पे सर स्लोप सेम होगा। सर अगर हम अपने मन से एक्स वाई माने हैं तो यहां का स्लोप वही होगा जो यहां का स्लोप होगा। अगर दोनों स्लोप को अगर हम बराबर कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। जैसे अगर हम यहां पे y निर्देशांक का अंतर लेते हैं तो y में से y1 घटेगा डिवाइडेड बाई x माइनस x1, ये स्लोप हो गया यहां तक का 1। दूसरा स्लोप को हम लिख सकते हैं सर y2 माइनस y1, या पूरा को भी लिख सकते हैं ना, हम पूरा को भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं पूरा को, है ना, हम यहां से भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ के भी, क्योंकि स्लोप तो सब जगह बराबर है। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस क्या x1। तो यहां से एक रिजल्ट आया कि सर y माइनस y1 को यहाँ पे छोड़ दिया जाए और x माइनस x1 को राइट साइड में लेके चला जाए, है ना, राइट साइड में यहाँ पे लेके चल जाए तो x माइनस x1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है m का, ये फॉर्मूला m, जिसको स्लोप बोलते हैं m या tan थीटा दोनों बोल सकते हैं आप, है ना। तो डायरेक्टली एक रिजल्ट हो जाएगा y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, x माइनस क्या x1, यानी कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, उससे हम किसी भी रेखा का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। आगे हम लोग को ये भी पढ़ना है, आगे ये भी पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा का जो समीकरण होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, उसी फॉर्म में है, लेकिन ये पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन ए लाइन है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग को स्किप करना है। जैसे बाबू हमने एक बात अभी आपको बताया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू क्या एम एक्स प्लस सी। किसी भी रेखा का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, है ना। समझते हैं चीजों को। यहाँ पे एक रेखा का इक्वेशन दिया गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर लाएं तो क्या करना होगा, हम बोलेंगे सर बी वाई इधर लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे, एक्स को उधर लेकर चल जाएंगे और सी को भी उधर लेकर चल जाएंगे, दोनों निगेटिव हो गया सर। और सर केवल y लिखना है, इस फॉर्म में y लिखना है तो b से सब में डिवाइड कर देंगे तो किसी भी रेखा का जो इक्वेशन हो जाएगा माइनस ए एक्स बटा बी माइनस सी बटा बी, यानी कि माइनस ए बटा बी को थोड़ा देर के लिए अगर आप m माने तो एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ये आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग रिलेट करते हैं चीजों को। यहां से अगर आप तुलना करेंगे तो m की जो वैल्यू है माइनस ए बटा बी, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि x के साथ जो कोफिशिएंट था, है ना, उसका निगेटिव वर्सन डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, है ना, ये स्लोप होता है। ये क्या होता है, स्लोप होता है। अगर आगे चले तो दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर अगर होगी तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, दोनों का क्या होगा, स्लोप बराबर होगा। m1 बराबर क्या होगा m2। जैसे अगर एक इक्वेशन लिख दिया गया x1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन लिख दिया गया बाबू ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन लिख दिया गया। ध्यान से समझिएगा, पहला का जो स्लोप होगा हमने बताया था कि x का कोफिशिएंट, है ना, x का कोफिशिएंट। अच्छा ये x1 x2 में ले दिए बाबू। ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को x फॉर्म में रहने देते हैं, है ना, मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से आप बोल सकते हैं सर x का कोफिशिएंट माइनस a1 बटा b1 y का कोफिशिएंट और दूसरे का माइनस a2 बटा b2। यहां से अगर माइनस माइनस को कट करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। जब भी दो रेखाएं समानांतर हो तो आपको ये बात याद रखना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा, है ना। a1 बटा a2 बराबर क्या होगा, b1 बटा b2 होगा। आगे चलते हैं। ये कुछ नहीं है, लिखा गया कि अगर कोई रेखा है ना, कोई दोनों रेखा है तो दोनों का स्लोप कैसे लिखते हैं, तो m2 बराबर tan थीटा लिख दिया, m1 बराबर tan थीटा। अलग अलग थीटा, क्योंकि दोनों के लिए जो स्लोप होगा वो थीटा ही है ना, दोनों तरफ झुकाव क्या होगा, थीटा ही होगा। हाँ चलिए, हाँ बात यह है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत हो तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि m1 और m2 का जो गुणनफल होगा -1 होगा। कैसे आएगा इसके बारे में ये डिटेल चर्चा है, लेकिन आप डायरेक्टली m1 इंटू m2 बराबर -1। हमने बताया कि रेखाएं समानांतर हो तो
M1 और M2। अगर दो रेखाएं लंबवत हो तो M1 इंटू M2 बराबर -1। अगला जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, ये बड़ा जरूरी है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, तो देखिए बात को समझिएगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष का अंतःखंड अगर ए है, इसका मतलब ये है कि आप ऑरिजिन से ए दूरी पे जाएं तो y की वैल्यू 0 होगी। x की तरफ अगर जाएंगे तो ऑरिजिन से अगर y की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू b होगी। इसी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं। इधर ए खंड में है, इधर बी खंड में। इसका समीकरण अगर लाइन को लिखना हो तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट होता है x बट्टा ए प्लस y बट्टा बी बराबर 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूं। अब बात है कि इसको डिटेल में चर्चा करना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो शॉर्ट नोट्स रिजल्ट है ना, जो मैंने आपको बता दिया है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। लेकिन अगर दो रेखा, हाँ क्यों ऐसा होगा ये भी हमने बताया था, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। कैसे आया है ना, ये भी बात हम लोगों ने किया था। लेकिन बात यह है कि इसको हम लोग नो सॉल्यूशन लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है कि रेखाओं को कट करना जरूरी होता है। कट करते हैं वहां का हम लोग निर्देशांक देखते हैं, x और y देखते हैं। तो ये रेखा कभी भी नहीं कट करेगी, रेलवे पटरी जैसा है। हाँ, अब इसमें क्यों नो इंटरसेक्शन पॉसिबल होता है, मतलब इसमें कटान पॉसिबल होता ही नहीं। चलिए, अब दो रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस थोड़ा सा अंतर है पैरेलल लाइन के बीच में और संपाती रेखा, जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। समझिएगा चीजों को। हम बोलेंगे सर इसमें जो रिजल्ट था है ना, कि पैरेलल वाला में कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, क्योंकि पैरेलल था। लेकिन संपाती जो रेखाएं होगी, एक रेखा पे दूसरी रेखा आ जाएगी, मतलब हर एक जगह कट करेगी, हर एक जगह। इसलिए संपाती रेखा को इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लाइन बोलते हैं। इसमें जो रिजल्ट पॉसिबल होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ध्यान रखिए, पैरेलल में ये इक्वल नहीं था, लेकिन संपाती रेखा में ये इक्वल होगा। लेकिन अगला जो पॉइंट है, जो तीन ही तरीके का आपको पढ़ना होता है, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसमें स्लोप बराबर नहीं होता, m1 m2 के बराबर नहीं होता। और यहां जो रिजल्ट आता है m1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये बात को आपको ध्यान देना है। कुछ और पॉइंट है जो बड़ा जरूरी है, जैसे एक था कनकरेंट लाइन, समवर्ती रेखाएं। समवर्ती रेखाएं क्या होती है, जब एक रेखा जो है, जब बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं समवर्ती रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट लाइन बोलते हैं। चलिए, अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये लिखा हुआ है ना एक्सिस के बीच में, इससे उतना कोई मतलब नहीं। आगे पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आता है, कि दो रेखाएं के बीच का अगर स्लोप दिया हुआ है ना, दो रेखाओं का स्लोप दिया हुआ है m1 और m2 अगर दिया गया है तो इनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे दोनों का स्लोप, एक का स्लोप m1 और दूसरा का m2, तो इनके बीच में जो एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ tan थीटा, और मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। अब बोल सकते हैं सर, है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बाबू। लिखा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में, है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग कैसे दूरी निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में दूरी कैसे निकालेंगे। हम सीधे बोलेंगे कि सर देखिए ये रेखा लिखा हुआ, क्योंकि ये वाला पार्ट एक्स का जो दोनों कोएफिशिएंट है, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है ना। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है। लेकिन यहाँ C1 और C2 अलग अलग होता है। C1 और C2 बराबर किस में होता है सर, रेशियो बराबर किस में होता है, तो वो होता है आपका संपाती रेखा में, जिसको कनकरेंट लाइन आप बोल रहे थे, है ना, एक ही लाइन पे दूसरा। लेकिन यही तो पैरेलल लाइन और संपाती रेखा के बीच में अंतर है। यहाँ C1 और C2 जो है आपको एक जैसा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए इनके बीच में जो दूरी होता है, इन दोनों का अंतर, मतलब C1 माइनस C2 का अंतर डिवाइडेड बाई एक्स का और y का जो कोएफिशिएंट था, उन दोनों का स्क्वायर और रूट के अंदर डाल देना है। अब बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया, है ना। तो इस बात को आपको समझना है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन यही होता है बाबू। अगला जो पॉइंट है ना, रिफ्लेक्शन है। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, रिफ्लेक्शन से पहले।
देखिए बाबू ये चीज तो ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि किसी भी पॉइंट से है ना लंबवत दूरी क्या होगी किसी रेखा की, है ना, तो अगर बाबू ये दिया हुआ x1 y1 है ना, और ये है बाबू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो लंबवत दूरी कुछ इसी तरीके से है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देते हैं x1 और y1, y की जगह y1 पुट कर देंगे, x की जगह x1, है ना, डिवाइडेड बाई सेम चीज उसमें भी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि किसी भी पॉइंट से, है ना, एक रेखा की जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी, और ये क्या था, दो समानांतर रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अगला पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन से एग्जाम में आजकल खूब क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है प्रतिबिंब के आकार की छवि, है ना। तो प्रतिबिंब के आकार की जो छवि होती है, हिंदी में लिखा गया निर्देशांक प्रतिबिंब के प्रकार। देखो प्रकार बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सिंपल भाषाओं में अगर कैटेगराइज किया जाए तो बोलता है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब क्या होगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब क्या होगा, मूल बिंदु के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब क्या होगा, कोई भी लाइन एक्स इक्वल टू ए के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब क्या होगा। तो उसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, शॉर्टकट में ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, है ना। सबसे पहले यदि प्रतिबिंब बिंदु मूल बिंदु से पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पॉइंट का लोकेशन है बाबू -3 + 2 और मूल बिंदु ये है, कहने का मतलब मूल बिंदु से ये जितना दूर पे होगा उतना ही दूर पे इधर दिखना चाहिए, है ना। इसको एज ए मिरर आपको मान लेना है। हम बोलेंगे जी सर, है ना, एज ए मिरर मान लेना है इमेजिनरी रूप में। तो सीधे सीधे आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस में। यानी कि ए और बी बिंदु का अगर मूल बिंदु के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन देखा जाए तो -a कॉमा क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, -a कॉमा क्या हो जाएगा -b। लेकिन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तब क्या होगा सर। तो इन चीजों को शॉर्ट में आपको याद रखना है, समझिएगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष पे परिवर्तन के लिए एक्स निर्देशांक समान रहता है, लेकिन वाई निर्देशांक अपना चिन्ह बदल लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे ए और बी का पूछ दे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग y में चेंज करेंगे ना कि x में चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा a और कॉमा -b हो जाएगा। इसी तरीके से अगर y अक्ष में परिवर्तन आपसे पूछे रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग y एक्सिस, तो आप कर सकते हैं सर a b का जो होगा रिफ्लेक्शन वो हो जाएगा -a, b, अर्थात y के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो x में परिवर्तन होगा, y में नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं, है ना। अब देखो y इक्वल टू -x पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसको चित्र के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जो क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। y इक्वल टू -x पे जो परिवर्तन होगा वहां पे समझिएगा चीजों को। जैसे x y का निकालना है y इक्वल टू -x एक्सिस पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर y इक्वल टू -x परिवर्तन से y की तो वैल्यू निगेटिव में होगी, y की वैल्यू क्या होगी निगेटिव में तो होगी, और ये आपका सीधे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। सीधे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट चेंज होगा। कहने y की वैल्यू -x है, तो अगर a और b दिया गया है, तो चेंज करके -b क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा। ये आपको शॉर्टकट में याद रखना है, सीधे शॉर्टकट में याद रखना है कि सर चिन्ह तो चेंज होगा ही, साथ में उसका पोजीशन भी चेंज होगा। हालांकि इसको ग्राफ से देखा जा सकता है, और मैं शॉर्ट्स नोट्स में ही बता रहा हूं आपको कि इतना आपको रिवीजन करना। अब देखिए अंतः केंद्र वाला बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अंतः केंद्र में अगर तीनों निर्देशांक का दिया गया है x1 x2 y2 x3 y3, तो अंतः केंद्र निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि सर तीनों कोऑर्डिनेट को x वाला को जोड़ें 3 से भाग दे दें, y के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ें और 3 से भाग दे दें, ये अंतः केंद्र होता है ना। इन सेंटर नहीं था बाबू, ये तो था केंद्रक था ना, सेंट्रॉइड इसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अंतः केंद्र के लिए आपका ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड बनता माध्यिका के मिलन बिंदु से, तो ये x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 3, y कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 3। आपका इन सेंटर के लिए, है ना, इन सेंटर के लिए आपको समझने की जरूरत है कि अगर लेंथ ABC भुजाओं का है तो a के साथ x1 का गुना प्लस b के साथ x2 का गुना और c के साथ x3 का गुना करने में आपको इस बात को ध्यान देना है कि देखिए x1 ऊपर में है, x1 y1 है ना, तो इसके अपोजिट वाला से गुना होगा a से x1 के साथ, है ना।
बी का x2 के साथ और c का x3 के साथ, वाइस वर्सा y में भी सेम चीज होगा। तो इस बात को ध्यान देना है। अंतः केंद्र वाला कम पूछता है, ज्यादातर सेंट्रॉइड ही पूछता है। अब सर्कल का इक्वेशन लास्टली है जो देख लेते हैं, है ना। लिखा गया कि सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर केंद्र ए और बी दिया गया है, केंद्र ए और बी दिया गया है, तो और एक्स वाई पॉइंट कहीं पे आप सर्कल पे मान लेते हैं, एक्स और कॉमा वाई मान लिया अपने मन से, तो इक्वेशन होगा एक्स माइनस ए, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, है ना। अगर ये 0 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का लास्टली फॉर्मूला जो आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप साइकिल बना लीजिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है जो मैं क्वेश्चन बताता हूं। आप लिख लीजिएगा 1 2 3 1 2 3। x1 की अगर आप साथ शुरुआत कर रहे हैं x1 के साथ, तो जो y के साथ जो डिफरेंस लेने वाले हैं 2 - 3, मतलब y2 - y3। अगला आपका x2 आने वाला है। x2 अगर आपने ले लिया है तो 3 - 1 होगा, मतलब साइक्लिक में ही, घबराना नहीं है। 3 माइनस क्या हो जाएगा, y3 - y1। x3 के साथ अगला x3 लेना है तो y1 - y2 लेना है। इस तरीके से आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में मेरा शॉर्ट्स में प्रयास था कि आपको सारा थ्योरी को एक साथ कलेक्ट कर दें। अगले वीडियो में, अगले कंसेप्ट सीरीज में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।